1 अप्रैल से मोदी और खट्टर सरकारों ने हरियाणा और देश के लोगों पर 1,25,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। सच बात यह है कि अब ये लोग कहने लगे कि अब की बार पॉकेट मार सरकार, क्योंकि डायन महंगाई और भाजपा जजपा दोनों मिलकर किसान, दुकानदार, मजदूर, गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग उनकी जेब काटने पर लगे। यही कड़वा सत्य। ये इसके कुछ पहलू आज आपके समक्ष जो है तो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देश के 62 करोड़, हरियाणा समेत देश के 62 करोड़ किसानों पर टैक्स का बोझ। किसान आंदोलन का बदला हरियाणा, पंजाब की खासतौर से और आमतौर से देश की अनाज मंडियों से, अनाज मंडियों के आड़तियों से, मुनीमों और मंडी मजदूरों से, किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण ये है कि इस 1 अप्रैल से डीएपी, जो किसान का ईंधन है जिसके बगैर खेती हो ही नहीं सकती, उसकी कीमतों में 150 रुपया कट्टे का इजाफा हो गया। 50 किलो के कट्टे में 150 रुपए बढ़ाओ तो 3 रुपए किलो हो गया, सीधा हिसाब। 1 करोड़ 20 लाख टन डीएपी हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया, तो कुल बोझ जो अतिरिक्त पड़ा है वो है 3600 करोड़ रुपए, सीधा हिसाब। एनपीके खाद जो है वो तीसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद हिंदुस्तान में। एनपीके खाद का कट्टा भी 110 रुपए 1 अप्रैल से बढ़ा दिया। 50 किलो के कट्टे में 110 रुपए बढ़ाओ तो 2 रुपया 20 पैसे का इजाफा हो गया। 1 करोड़ 70 लाख टन एनपीके खाद हर साल हिंदुस्तान का किसान इस्तेमाल करता है। 1 करोड़ 70 लाख को 2 रुपए 20 पैसे से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3470 करोड़ रुपए का, माफ कीजिए, 3740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इससे पड़ गया। तो 8000 करोड़ रुपए के करीब तो किसान की जेब काटकर 1 अप्रैल से ही भाजपा जजपा सरकारों ने कमा लिया। एक और पहलू, गेहूं खरीद 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा की कि हमने चालू कर दी। इस मंडी की हालत देखिए, अभी तक तो धान नहीं उठा साहब, कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के किसी परचेज सेंटर में चले जाइए, हरियाणा की किसी मंडी में चले जाइए, पेहवा चले जाइए, कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री का हल्का करनाल, कैथल, जींद, किसी मंडी में जाइए, कोई इंतजाम नहीं, केवल बद इंतजामी। हर परचेज सेंटर में धूल उड़ रही है। 2 हफ्ते पहले एफसीआई ने यह आदेश जारी कर दिया कि 1 दर्जन मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होगी। अडानी के धान स्थित साइलों में गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी। जब किसानों और व्यापारियों ने विरोध किया तो वो आदेश तो वापस ले लिया, पर इस साल की अभी तक, आज हम 3 अप्रैल पे पहुंच गए, बारदाना नहीं किया। तो ना सोमन तेल होगा, ना राधा नाची, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाची। बारदाना ही नहीं होगा, इंतजाम नहीं होगा, खरीद कहां से होगी? मजबूरन आके में अडानी के साइलों पर जाकर गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी, मंडियों पे ताला बंद। एक षड्यंत्र हो रहा है, चोर दरवाजे से मंडियों को बंद करेगा। जो सीधे हाथ से नहीं कर पाए वो टेढ़े हाथ से भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार कर रही है। तीसरा पहलू, पिछले 13 दिनों में आज समेत आज फिर 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। अब 8 रुपया लीटर पेट्रोल और 8 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया। बाकी छोड़ दीजिए पिछला, जो अब ये बढ़ा है पिछले 13 दिनों में, अगर आप उसको देख लें, जो पिछला बढ़ा है वो उसकी चर्चा में करूंगा भी नहीं। 8 रुपया लीटर देखे तो इस देश में, ये मैं नहीं कह रहा, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि 72,713 मीट्रिक टन
पेट्रोल हर साल खपत होती है, पिछले साल की खपत का आंकड़ा, इस साल 10% और बढ़ेगा, कम तो हो नहीं रहा। 72,713 मीट्रिक टन को आज 8 रुपए से गुना कर दिया। तो पेट्रोल पे इस 8 रुपए का जो अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है वो है 22,375 करोड़ सालाना। डीजल भी 8 रुपया बढ़ा दिया। डीजल भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े ये हैं कि 72,713 मीट्रिक टन की खपत इस देश में होती है। 8 रुपए से उसे गुणा कर दिया, वो बनता है 58,170 करोड़ रुपया सालाना। इतने पैसे और लेने वाले। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल है जो खपत होता है 27,969 ये आएगी, आपको डेटा आ जाएगा, 969,000 मीट्रिक टन। और डीजल की खपत है 72,713 मीट्रिक। इन दोनों से ये रेट बढ़ गए। एलपीजी जो गैस है 50 रुपए उसके अभी बढ़ाए, और अगर पिछले आप 7 महीने में गिन लें, जो सितंबर 2021 से मार्च, पिछले भी छोड़ दीजिए, हम तो 400 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब तो 1000 का टच करने लग गया, वो भी छोड़ देंगे। जो पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिन लें तो 140 रुपए 50 पैसे घर की गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। हिंदुस्तान में जो गैस की खपत है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का आंकड़ा है, 27,384,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। यानी जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 140 रुपए 50 पैसे से भी गुणा कर दो तो 27,095 करोड़ रुपया अतिरिक्त लेंगे, केवल ये इस बढ़ोगी। सीएनजी और पीएनजी, अब तो कैथल में भी सीएनजी यूज करते हैं सरकारों, ऑटो में, और बाकी देश में तो रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे, 4 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे, सब बस में सब सीएनजी है। इस 30 दिन में सीएनजी 1 अप्रैल को 80 पैसे बढ़ी और पिछले 30 दिन में 4 रुपया किलो बढ़ चुकी है। सीएनजी की भी जो खपत है वो है 3,247,000 मीट्रिक टन, 3,247,000 मीट्रिक टन। तो सीएनजी से भी जो ये अतिरिक्त पैसे कमाने वाले हैं वो है 1400 करोड़, लोगों को देने पड़ेंगे इस हिस्सा में। पीएनजी भी बढ़ा दी 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 1 अप्रैल से। उसका जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो है 961 करोड़ 20 लाख। टोल टैक्स 10% बढ़ा दिए, 34,000 करोड़ सालाना टोल टैक्स कलेक्ट होता है, 3400 करोड़ सीधे बढ़े। कोई ज्यादा अंग्रेजी की बात नहीं है। और अगर 18% करो तो और ज्यादा है, क्योंकि 18% तक बढ़ाया, 10 से 18 फिर 6,120 करोड़ बढ़े, क्योंकि 10% तो कम जगह बढ़ा है, बाकी जगह 18 बढ़े, तो 34,000 का 18% 6,120 करोड़। 800 दवाइयां महंगी कर दी, 10.76% सरकार ने लिख के आदेश जारी कर दिए कि इनकी दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। दवाइयां हैं कौन सी? एक तो है पैरासीटामोल बुखार की गोली, दूसरी है ये एजिथ्रोमाइसिन, ये भी बुखार की गोली, एंटीबायोटिक्स। तीसरी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी बुखार की कॉमन गोली है। चौथी है मेट्रोनडाज़ोल, ये भी बुखार की सबसे कॉमन गोली है। ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, कोरोना की दवाई, स्किन डिजीज, मिनरल और विटामिन, औरतों को और बच्चों में खून की कमी हो उसकी दवाई, इन सब के 11% रेट बढ़ा। इंडस्ट्री का ये मानना है कि 40,000 करोड़ रुपया सालाना लोगों को अतिरिक्त देना पड़ेगा। उनका लोअर एस्टिमेट 10,000 करोड़ का है, तो 10,000 करोड़ ही लगाए, 40,000 करोड़ लगाए तो 10,000 करोड़ को बढ़ गए। ये तो ये इसके अलावा भी है। इसके अलावा जो अपने जितने घर हैं, अगर आप बाजार में और अपने यहाँ तो लोहे की लकड़ी का बहुत व्यापार है, अगर आप केवल वो भी देख लें तो उनके अंदर भी लगभग 20% जो है वो कीमतें बढ़ गई। 35 रुपए होता था स्टील, आज 90 रुपए। लोहा कहाँ से कहाँ पहुंच गया? लोहा मेरे ख्याल से 2830 रुपए से बढ़कर अब 70 रुपए के करीब पहुंच गया। 100 रुपए सीमेंट के बढ़ गए।
एक नई बात और कर दी, कॉपर और एल्यूमिनियम 40% कॉपर बढ़ा दिया, एल्यूमिनियम 40% बढ़ा दिया। तो घर जो है अब वो एक सपना है। होम लोन लिया करते हैं लोग, कर्जा लेके और घर खरीद लेते हैं, उसके पैसे डिडक्शन मिलते हैं। तो 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो सेक्शन 80 EEA है जिसमें डिडक्शन मिलती थी वो खत्म ही कर दिया। बोले क्या नहीं लो डिडक्शन, होम लोन ना लिया, लोगे तो टैक्स मिलेगा उसमें। फिर लोग बोले हम उसमें पीएफ के खाते में जमा करवा देंगे, तो अब पीएफ के खाते में भी टैक्स लगा दिया 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से अगर पीएफ में जमा कराओगे पैसा तो उसमें टैक्स लगेगा, उसका ब्याज 8.9% से कम करके 8.1% ब्याज कम कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद आधार और पैन, अगर पैन लेने जाओ तो 107 रुपए का है। और अब एक नया आदेश जारी कर दिया कि अगर अब तुमने 1 अप्रैल से देश के लोगों आधार और पैन जो है वो अगर आपने जुड़वाया नहीं एक दूसरे से तो जून तक तो 500 रुपये जुर्माना है, और उससे अगली 31 मार्च तक 1000 रुपये जुर्माना। तो इस देश में 95 करोड़ लोगों के पास आधार है और लगभग 30 करोड़ लोगों के पास पैन। 30 करोड़ को 500 से जब्त करूंगा, 15,000 करोड़ तो ये मैं तो जोड़े भी, इसे 1,25,000 में जोड़े भी ना। मैंने मकान की कीमत जोड़ी क्योंकि जुड़ नहीं सकती, अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग। कार जो खरीद लेते थे लोग, मारुति सुजुकी ने इस महीने 4 बार कार की कीमतें बढ़ा दी। कहते स्टील बढ़ गया, एल्यूमिनियम बढ़ गया, कार बढ़ा। अब टाटा मोटर ने अनाउंस कर दिया 9% वो बढ़ाएंगे। कल टोयोटा ने भी अनाउंस कर दिया। ये बहुत महंगा होगा। बाकी क्या बच गया? टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन। इस 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो एल्यूमिनियम ओर है या अयस्क जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर जो है 30% ड्यूटी लगा दी है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब के अंदर 70 पैसे, 60 से 70 पैसे यही एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। अब उस पर तो 30% ड्यूटी लगा दी, तो वो तो महंगा होना ही होना। और इस 1 अप्रैल से जो कंप्रेसर पार्ट्स हैं, क्योंकि हम सारे नहीं बनाते, कुछ इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसके अलावा एलईडी बल्ब के ऊपर 6% काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा दी। तो ये तीनों, ये सारी चीजें, और मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे भी लगा। तो ये सारी चीजें 1,000 रुपए तक का अगर जूता खरीदोगे, 1000 से फालतू वाले पे नहीं लगाई, जो 10,000 वाला खरीदते उन पे कोई टैक्स नहीं है, उसमें तो पहले था ही। 1,000 वाले तक के जूते और चप्पल, हवाई चप्पल कहा करते थे ना मोदी जी, तो उस पे 5% टैक्स हमने कर रखा है। अब इन्होंने 5% से उठा के 12 कर दिया। और 1,000 रुपए तक का कपड़े पे भी अब 5 से 18 करने वाले हैं। वो पास कर दिया था, चुनाव की वजह से रोका है, अप्रैल के माह में दोबारा लागू। ईंट भट्टे के ऊपर भी अभी प्रधान जी बता रहे थे कि इन पे भी 5% से बढ़ाकर 12% टैक्स कर दिया। लगभग सब चीजें 1 अप्रैल से चली। पिछले साल कोयला 9,000 था, 25,000। मैं आपको केवल 3 लाइनों में बताऊं, कोयला इंपोर्ट कौन करता है? केवल एक कंपनी करती है इस देश में। ये यहाँ जो बैठे इनमें से कोई नहीं करता। जो खरीदते कोयला एक कंपनी करती है, और दुनिया के जो 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति के मालिक है, आज वो व्यक्ति उस क्लब में शामिल है। आप समझ गए इसका नाम है। आज के अखबार में ये 100 बिलियन डॉलर के जो मालिक हैं वो 6 लोग हैं इस दुनिया में। अब एक 7वां वो भी शामिल हो गया है, जो मोदी जी के साथ खाना खाते हैं रात का। ठीक हो गई। स्टील जो है
वो महंगा हो गया, 30 लगभग 40% हो गया, इसलिए कि सस्ता स्टील हिंदुस्तान में आने लग रहा था। तो लोगों के लिए आप याद करिए 2 साल पहले रेट गिर गए, बहुत सस्ता हो गया था स्टील और लोहा। 3 कंपनियां हैं, प्राइवेट और एक सरकारी, 4 कंपनियां स्टील बनाती हैं, बाकी सब बेचते हैं, सारी बेचते, कोई नहीं छोड़े। अब केवल इस देश में 4 कंपनी, मॉडल ही है कि 10 लोग इस देश को के मालिक रहेंगे, बाकी सब उनके नौकर। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी 37 स्टील कंपनियां थी, आज 4, एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी आपको पता 3 कौन से। उन 3 के पास धंधा, वो एक दिन में हजार करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और लोग पैसा दे। 3 स्टील कंपनियां मालिक हैं इस देश में। 80 पैसे में वो है, 20 पैसे 15 पैसे में सरकारी कंपनी है, 85 में। इसी प्रकार से सेल फोन में 5 पैसे से 8 पैसे में सरकारी कंपनी है, और अब अफेक्टिव 2 सेल फोन कंपनी रहेगी। आप कोई सेक्टर उठा लो, उसमें 2 से 3 लोग रहेंगे। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी तो 17 सेल फोन कंपनियां थी, और रीजनल जो थी 22 और, तो 22 और 17, 22 और 10 32 और 7 39। आज 2, एक जियो के पास काम है, एक एयरटेल के पास है। आइडिया बंद होने वाली है, कभी ना कभी इन दोनों में से एक उन्हें खरीदेगा। जो सरकारी कंपनी है BSNL, उनके पास 10 पैसे का धंधा बच गया, बाकी उनका बंद है। उनको आज तक 4G भी नहीं दिया लाइसेंस मोदी जी ने। 5G कहां से चलाएंगे, 3G पे चला रहे टेलीफोन, कहां से चल रहे, कौन खरीदेगा, उनका करेगा, सारे सब नहीं, जियो ले लिया या कोई और। ये मॉडल है। तो किसान हो, आड़ती हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा हो, इन सब के ऊपर 1,25,000 करोड़ का तुम्हें लिख के आपको हिसाब देना, और 8 और चीजें दे रहा हूं जिनका कोई हिसाब भी नहीं दे रहा, 1,00,000 करोड़ उसका भी आएगा। और आप छोड़ भी दे तो 1,25,000 करोड़ का टैक्स है जो 1 अप्रैल से इस देश पे लगा। ये ना इसका एक पन्ना और कहीं दे देंगे, जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ को अपना बता दिया है, क्या कहते हैं? आदरणीय साथी, ये बहुत बचकानी और बेवकूफाना बात है, और मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने की भी जरूरत है। ये 27वीं बार प्रस्ताव पारित किया है वहां की विधानसभा, पहली बार नहीं किया। दुर्भाग्य से ना कोई अखबार ये बात लिखता, ना कोई बताता किसी को। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई किसी चीज का कोई सिर पैर होता है, उसके बाद लिख देगा कैथल मंडी जो है वो उनकी पर्सनल मलकियत है, तो बन जाएगी उनकी पर्सनल मलकियत। इस देश में संविधान है, अभी भी कानून है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है, उसपे वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी, और वहां हर चीज 60 और 40 पैसे में संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक है। 60 पैसे बड़े भाई पंजाब का हिस्सा, 40 पैसे हमारा हिस्सा, राजधानी दोनों की बराबर। प्रस्ताव पारित करने से क्या हो जाएगा? केवल और केवल वो एक दिन के लिए ध्यान भटकाना चाहते हैं, और एक दिन की टेलीविजन की और अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। वो रद्दी का कागज है, उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देते। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और उनमें हिम्मत हो पंजाब की विधानसभा में मेरी कंटेम्प्ट जारी करें सर, उनको ताकत है ना अदालत की, करो जारी। मैं कह रहा हूँ पंजाब की विधानसभा द्वारा पारित किया गया कागज रद्दी की टोकरी में फाड़ कर फेंक देना चाहिए। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो श्रीलंका का जो हाल हुआ है, कल को भारत का भी वही हाल होगा। तो चुनाव तो 2 साल के बाद आने हैं, वो तो विपक्ष का ही बनता है। आदरणीय साथी, कांग्रेस को महंगाई मुक्त अभियान पूरे देश में चलाई गई। श्रीलंका में ये नौबत क्यों आई? 10 साल पहले वहां भी इसी प्रकार से शासकों ने, वो हमारे तमिल भाई बहन हो, दूसरे लोग हों,
उनके खिलाफ इसी प्रकार से प्रचार करके वहां धर्म और जात के आधार पे विभाजन का माहौल बना। 10 साल बाद देश डूब गया। एक आपको में बड़ी अजीब बात सुनने में लगी, क्या आपको मालूम है कि 68 साल में देश में कर्ज कितना था? कोई अखबार का साथी लिखता है, मैं बता सकता हूं 80 लाख करोड़ से कम 68 साल। और 8 साल के बाद कितना कर्ज है? 156 लाख करोड़। तो 68 साल में सारी सरकारों ने 80 लाख करोड़ कर्ज लिया, 8 साल में बीजेपी ने 80 लाख करोड़ और लिया। तो देश तो फिर कैसे चल पाएगा? हर रोज लगभग 8 से 9 हजार करोड़ कर्जा उठाते हैं देश में, हर रोज। आप और मैं बात कर रहे हैं, इतनी देर में 150 करोड़ कर्ज उठा लिया। सर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो LIC का भी अब IPO सरकार मतलब IPO जारी कर अपन एक दिन और बात करेंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है। सर 150 कंपनियां बेच रहे हैं। सर सरकार का अंदाजा है कि अब की बार मंडियों में अनुमान से कम गेहूं आएगी क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां गेहूं खरीद रही हैं। देखिए, और MSP से ज्यादा पर खरीद रही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के बाद गेहूं का संकट है। अच्छी बात है कि गेहूं जो है प्राइवेट एजेंसियां भी आके खरीदने, पर खरीदे मंडी में, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर मंडी में गेहूं नहीं आएगी तो व्यापार टूट जाएगा। व्यापार टूट जाएगा तो ये इतने जो आड़ती बैठे हैं, हजारों मंडी मजदूर हैं, एक दुकान पे 8 से 7 काबिंदे, 5 लाख से 8 लाख लोग तो मंडी में डायरेक्ट काम करते हैं। हरियाणा परचेज सेंटर और मंडियां मिला कहाँ जाएंगे भाई? 2.5 करोड़ का तो प्रांत है। 10 लाख लोग परिवार अगर प्रभावित हो गए तो 50 लाख लोग प्रभावित हो गए ना। 5 मेंबर तो होंगे, 4 और होंगे, एक मालिक होगा। तो आप इस प्रदेश के अंदर क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेट मिले, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर विदेश जा सकती है गेहूं तो भेजनी चाहिए। भारत सरकार ने भी पुराने गेहूं जो सस्ते रेट पे रखी थी वो महंगे रेट पे भेजी है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो और खरीदो। परंतु मंडी का एक तंत्र बना हुआ है, उसके माध्यम से खरीदो ताकि किसान को भी सही रेट मिले, किसान का पर्चा भी कट जाए, मंडी में आड़ती को भी 2 पैसे की इनकम हो जाए, मंडी के मजदूर को भी, किसी को बुआरी का, किसी को तुरवाई का, किसी को सफाई का, किसी को ढुलाई का, उसका काम भी चलता रहे। ये एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। रणदीप जी, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से और मजबूत? और जिसको जहां आना जाना है वो जाएगा, इसके लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं इस पे क्यों टिप्पणी करता हूँ? सर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गाड़ी महंगी कर दी, मेडिकल महंगी कर दी, आम व्यक्ति किस पे जाए? घोड़े पे जाए। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रोटेस्ट करेगी इस महंगाई को लेकर, जो बिजली के रेट लगातार बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है? ऐसा है कि इसी हफ्ते के अंदर अपने जिले में भी और बाकी हरियाणा में भी हमने विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम बना रखा है। और उसके बाद 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में स्टेट लेवल के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी।